इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हॉल ऑफ लाइट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक बड़ी सी बेल को बजाते हुए इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम का आगाज हो चुका था। इधर चांगशिंग के दोस्त भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और अब हमें मार्केट का सीन दिखाया गया, जहाँ पर काफी ज्यादा चहल पहल थी। अलग अलग कॉन्टिनेंट की अकेडमीज के जीनियस यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सभी जीनियस इसी उम्मीद में यहाँ आए थे ताकि वो चांगशिंग को हराकर इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में जीत हासिल कर पाए। काउंटी के लोग इनका काफी जोरों शोरों से स्वागत कर रहे थे और फाइनली ये सभी लोग हॉल ऑफ लाइट के सामने पहुंच गए। और उतने में वहाँ पर हमारा हीरो चांगशिंग अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था। सबकी नजरें इन चारों पर थी। यहाँ पर चांगशिंग अपने मास्टर को याद करते हुए कहने लगा कि फाइनली वो दिन आ चुका है। मैं जरूर से आपका और मेरे सीनियर ब्रदर का नाम रोशन करूंगा। वहीं पर सभी जीनियस कहने लगे कि चांगशिंग के पास तो कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं, मगर फिर भी इसने क्लेम किया कि वो फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा। कुछ लोग तो टांग 36 पर भी उंगलियां उठा रहे थे, क्योंकि टांग ने तियांदाओ अकेडमी को छोड़कर चांगशिंग को ज्वाइन किया। उनके हिसाब से टांग 36 पूरी तरह से पागल हो चुका, इसलिए तो वो एक गलत बंदे का साथ दे रहा। इतना ही नहीं, इसने तो अपनी सारी बेट चांगशिंग पर ही लगा दी। अगर चांगशिंग हार गया तो इसका सारा पैसा चला जाएगा। और उतने में वहाँ पर हम जोंगुई नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि सिटिंग इल्यूमिनेशन स्टेज की पहली लेवल पर था। वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चांगशिंग से कहने लगा कि तुमने पता नहीं क्या सोचकर हम सबको चैलेंज किया है। मेरा यकीन करो, ये एग्जाम तुम्हारी जिंदगी का आखिरी एग्जाम साबित होगा। और इतना कहते साथ ही वो अपने मुखौटे का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन लियोहेंग ने अपनी विप की मदद से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ फ्लाइंग ब्लेड से भी चांगशिंग पर हमले हुए थे, लेकिन टांग 36 अपनी तलवार को घुमाती हुई तुरंत ही उन सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल इस सदर्न कॉन्टिनेंट के जीनियस थे। लड़की का नाम था लिंगफे और उसके साथ जो बंदा था उसका नाम है चोंगशान। और ये दोनों भी सीटिंग इल्यूमिनेशन रॉल्म की पहली स्टेज पर हैं। लिंगफे चांगशिंग से कह रही थी कि तुमने सभी जीनियस को चैलेंज करके उनका अपमान किया है। तुम टॉप की पोजीशन क्लेम करोगे, ये दावा करने से पहले तुमने 1000 बार सोचना चाहिए था। वहीं पर एक और बंदा चांगशिंग के पीछे अपीयर हो गया। वेल, इसका नाम है गुआंग और ये भी सीटिंग इल्यूमिनेशन की इनिशियल स्टेज पर था। वो चांगशिंग से कह रहा था कि तुम्हारे पास तो ट्रू सेंस भी मौजूद नहीं। बैटल में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें एक पंच में खत्म कर दिया। मगर इतनी सारी जीनियस की धमकियां सुनने के बाद भी चांगशिंग और उसके साथियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो पूरी तरह से अपने मजे में थे। टांग 36 कह रहा था कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हमने इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा प्राइमरी टारगेट है इंपीरियल कोर्ट एग्जाम। जो सुनते साथ ही वो चारों बंदे इन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उतने में एक शानदार एंट्री के साथ वहाँ पर हांशी पहुँच गया। गाइस, आपको याद ही होगा, ये बंदा लीशान सोर्ड सेक्ट से बिलोंग करता है। ये वही सेक्ट है जहाँ पर यूरोंग की शादी होने वाली थी। वो सदर्न कॉन्टिनेंट के सभी कल्टिवेटर्स को बताने लगा कि हम यहाँ पर बेवजह की फाइट करने नहीं आए, हमें तो बस इंपीरियल कोर्ट एग्जाम को जीतने पर ध्यान देना है। इतना ही नहीं, वो बंदा चांगशिंग से भी यही कहने लगा, तो चांगशिंग तुरंत ही उसकी बात मान जाता है। वहीं पर जोंगुई उससे कहने लगा कि एग्जाम में अपनी हड्डियों को संभाल कर रखना। हो सकता है कि आज तुम्हारी हड्डियों का आटा बन जाए। मगर आपने वो कहावत तो सुनी होगी, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटा नहीं करते। तो जोंगुई भी ऐसे ही कुत्तों में से एक है। लेकिन वहाँ पर हम एक और बंदे को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। वो तो चांगशिंग को धमकाने में अपना बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट टांग 36 और चांगशिंग ये दोनों भी उस बंदे को लेकर थोड़े से क्यूरियस हो गए। उन्हें जानना था कि आखिर ये है कौन। और उतने में वहाँ पर होली फादर की एंट्री हो गई। यहाँ पर टांग 36 चांगशिंग से कहने लगा कि मुझे होली फादर की कुछ बातें बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही। इन्होंने खुद होकर स्टेट रिलीजियस अकेडमी को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन बाद में तुम्हें वहाँ पर एडमिशन दे दी। इतना ही नहीं, अब वो इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम के जरिए तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते। पता नहीं एग्जैक्टली इन्हें तुमसे क्या चाहिए। जिस पर चांगशिंग कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं और ना ही मुझे फर्क पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे इस एग्जाम को जीतना होगा, क्योंकि अगर मैं हारा तो मेरी तकदीर जीत जाएगी। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और अभी सभी लोग होली फादर को ग्रीट करने लगे। होली फादर भी सबको बताने लगे कि इंपीरियल कोर्ट एग्जाम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे सबसे पहला हमारे ग्रैंड एंसेस्टर्स ने एस्टेब्लिश किया था। इस एग्जाम के जरिए हमने न जाने कितने सारे टैलेंटेड डिसाइपल को ढूंढ लिया। ये सभी लोग अपनी अपनी इरा के मास्टर थे। जो भी इस कॉन्टेस्ट में जीता उसका नाम इस स्टोन पिलर पर काफ किया गया। वेल, हमने ये नाम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे ताकि हर कोई आकर इनकी इबादत करे, बल्कि ये नाम यहाँ पर इसलिए है ताकि ये आने वाली जनरेशंस को मोटिवेट कर पाए। इन सभी नेम्स को देखकर तुम लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी और फिर तुम भी कोशिश करोगे कि तुम्हारा नाम
नाम इस पिलर पर शामिल हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम सिर्फ इसमें शामिल ना हो, बल्कि तुम इन सभी नामों को पीछे छोड़ दो। साथ ही साथ एक और एल्डर बताने लगे कि इस बार का इंपीरियल कोर्ट एग्जाम हमारे होली फादर के ग्रीन लीफ वर्ल्ड में किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही वास्ट सीक्रेट रल्म है। इस एग्जाम में टोटल 3 राउंड होंगे। पहला राउंड है लिटरेरी टेस्ट, जिसमें तुम्हारी नॉलेज को चेक किया जाएगा। जो भी कल्टिवेटर इसमें अच्छे खासे स्कोर्स हासिल करेंगे, उन्हें ही सेकंड राउंड में जाने का मौका मिलेगा, जिसे डिवाइन कॉन्शियसनेस मेज कहा जाता है। वहाँ पर तुम्हें 2 घंटों का वक्त मिलेगा, जिसमें तुम्हें कुछ भी करके उस भूल भुलैया से बाहर आना है। जो भी लोग इसमें कामयाब होंगे, उन्हें तीसरे राउंड में एंटर करने का मौका मिलेगा, जिसे कहा जाता है द मार्शल टेस्ट। यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे तीनों राउंड के स्कोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा और उसी हिसाब से रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। साथ ही होली फादर बताने लगे कि जिन पहले 3 बंदों को टॉप 3 की रैंकिंग मिलेगी, उन्हें हेवनली बुक पवेलियन में एंटर करने का मौका मिलेगा, और जो टॉप रैंकिंग हासिल करेगा, सिर्फ वही बंदा लिंगियन पवेलियन में जा सकता है। सो गाइस, ये लिंगियन पवेलियन काफी ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि वहीं पर सभी सेजेस का इनहेरिटेंस रखा गया है। यहाँ पर चंगशिंग को उसके मास्टर ने कही हुई बातें याद आने लगी। उन्होंने उसे बताया था कि तुम्हें कुछ भी करके इंपीरियल कोर्ट एग्जाम को जीतना है, तभी जाकर तुम्हें लिंगियन पवेलियन में जाने का मौका मिलेगा। वहाँ जाने के बाद ही तुम अपनी तकदीर को पलट सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। वहीं पर मास्टर मेलिशा ने इंपीरियल कोर्ट एग्जाम को शुरू कर दिया। होली फादर भी एक छोटे से पौधे के अंदर मौजूद सीक्रेट रल्म को ओपन कर देते हैं। उनके ऐसा करते साथ ही आसमान से एक पूरा के पूरा टाउन नीचे आने लगा। वेल, ये थी होली फादर ने क्रिएट की हुई एक छोटी सी दुनिया, जो कि एक छोटे से पत्ते के अंदर समाई हुई है, और यही थी एक सेंट की ट्रू पावर, जिसे देखकर सभी लोग अमेज हो गए। और अब वो सीक्रेट रल्म 1 बाय 1 इन सभी कल्टिवेटर्स को अपने अंदर खींचने लगी। बस थोड़ी देर में ये लोग फर्स्ट राउंड क्लियर करने के लिए एक हॉल के बाहर पहुंच चुके थे। यहाँ पर हांशी और चांगशिंग इस राउंड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इन दोनों ने भी 3000 स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई की है। वहाँ का होस्ट मोजियो इन सभी को बताने लगा कि मेरे ही सुपरविजन के अंडर तुम लोग इस टेस्ट को अटेंड करोगे। इसमें टोटल तुम्हें 36 पेपर्स दिए जाएंगे। तुम जितने पेपर्स सॉर्ट आउट करोगे, उतना ही तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। हर एक टेबल पर हमने टोंगविन बीस्ट को रख दिया है, जो कि तुम्हारे आंसर्स को चेक करेगा। हालांकि मोजियो इस एग्जाम को शुरू कर पाए, इससे पहले वो मिस्टीरियस बंदा अपना टोकन उसके हाथ में थमा देता है। दरअसल ये डीमन स्लेइंग का टोकन है, जिसे स्पेशल मेरिट भी कंसीडर किया जाता था। इस टोकन को देखते साथ ही मोजियो तो इस बंदे से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि ये बंदा ऑलरेडी एग्जाम पास कर चुका है। वहाँ मौजूद बाकी के कल्टिवेटर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा बिना एग्जाम दिए पास कैसे हो गया, मगर इसका जवाब चांगशिंग के पास है। वो समझ गया था कि इस बंदे ने सुप्रीम मेरिट को हासिल किया है, जो कि बस डीमंस को स्ले करने के बाद ही मिल सकती थी। इस बार का इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट जीनियस से भरा पड़ा है, और अब पहले राउंड की शुरुआत हो गई। यहाँ पर टांग 36 को छोड़कर बाकी की सभी कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा सीरियस थे। चांगशिंग और हांशी तो बड़ी ही तेजी के साथ अपने जवाबों को फिल कर रहे थे, और फिर समय खत्म होते साथ ही टेबल पर रखा हुआ टोंगविन बीस्ट इन सभी के जवाबों को चेक करने लगा। यही से अब एलिमिनेशन की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी थी। टोंगविन बीस्ट बताने लगा कि तुम्हारे जवाब शैलो हैं, तुम्हारे पास कोई खास नॉलेज नहीं, इसलिए तुम इस एग्जाम से एलिमिनेट हो गए। कुछ बंदों को ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो किसी को क्याटिक रीजनिंग की वजह से आउट कर दिया गया। हम देख पाते हैं कि उस हॉल से न जाने कितने ही सारे बंदे एलिमिनेट हो गए। ये लोग अब इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा नहीं रह सकते थे, क्योंकि ये पहले ही राउंड में फेल हो चुके हैं। वहीं पर टोंगविन बीस्ट टांग 36 की काफी ज्यादा तारीफें करने लगा। उस बीस्ट को टांग 36 की हैंडराइटिंग काफी ज्यादा पसंद आई थी। वहीं पर लियो हेंग को बताया गया कि उसके पास प्रोफाउंड आर्टिस्टिक कंसेप्शन है, जिसके चलते लियो हेंग भी इस एग्जाम में पास हो गई। वहीं पर शुआन युआन को बताया गया कि इसके हैंडराइटिंग कुछ खास नहीं थी, मगर इसने पावरफुल एक्सप्रेशंस का यूज किया। बेचारा शुआन युआन तो उसके सामने हाथ जोड़ने लगा कि प्लीज मुझे पास कर दो। तो टोंगविन बीस्ट उसे बताता है कि भले ही तुम्हारे जवाब सिंपल थे, मगर तुमने हर एक क्वेश्चन को एक्यूरेटली फॉलो किया, और इसी वजह से तुम भी एग्जाम पास कर चुके। वहीं पर चांगशिंग और हांशी ने 36 पेपर्स को कंप्लीट किया था। टोंगविन बीस्ट बताने लगा कि इन दोनों के जवाब फ्लॉलेस थे। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों को एक एक्सेप्शनल रेटिंग मिली है। वेल, इन दोनों ने
फर्स्ट एग्जाम में ही ऑलरेडी टॉप हासिल किया था और इन दोनों का ये मुकाबला टाई हो गया। वेल इन दोनों के फॉलोअर्स भी ये सब सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वहीं पर जोंगहुई भी खुश था कि अब चांगशिंग अगले लेवल में पहुंच जाएगा। वो कह रहा था चांगशिंग अब सेकंड लेवल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इधर एल्डर्स के पैनल में से एक बंदी कहने लगी कि चांगशिंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसीलिए तो जू युरोंग उसे इतना ज्यादा पसंद करती है। मगर ये बात लीशान सोर्सेक के मास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कह रहा था कि ये तो बस एक पेपर और पेन का एग्जाम था, सही जवाब देने से कोई टैलेंटेड नहीं बनता। अगले 2 राउंड ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, वहीं पर चांगशिंग के टैलेंट की असली परीक्षा होगी। जिसके बाद इंपीरियल कोर्ट एग्जाम के सेकंड राउंड को शुरू किया गया, जिसे डिवाइन कॉन्शियसनेस मेज कहा जाता है। अब ये सारे कल्टीवेटर इस भूल भुलैया में पहुंच चुके थे। यहाँ का एग्जिट ढूंढने के लिए इनके पास 2 घंटों का वक्त होगा। इन 2 घंटों में इन्हें एग्जिट ढूंढकर जीशन टावर में पहुंचना होगा। वहीं पर तीसरा और फाइनल राउंड एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो सुनते साथ ही ये सभी कल्टीवेटर्स उस भूल भुलैया में भागने लगे। इन्हें जल्दी से एग्जिट को ढूंढना था। लीशान सोर्सेक का मास्टर कहने लगा कि 40 डिसाइपल तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके, अब बाकी बचे 120 पता नहीं कब तक खुद को इस कॉन्टेस्ट में बनाए रखेंगे। वेल ये बंदा वो सारी बातें चांगशिंग को देखकर ही बोल रहा था, क्योंकि उसे पता है कि चांगशिंग भी इस राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा। चांगशिंग कहने लगा कि इस राउंड को क्लियर करने के लिए हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन कॉन्शियसनेस होना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा कॉन्शियसनेस होगा तुम उतने ही केयरफुली इस पूरे इलाके को स्कैन कर पाओगे। इसलिए चांगशिंग ने डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे मेज को चेक करना शुरू कर दिया और उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे 2 सेकंड के अंदर ही एग्जिट मिल चुका था। इसलिए चांगशिंग फटाफट से उस एग्जिट की तरफ भागने लगा, मगर वो एग्जिट तक पहुंच पाई इससे पहले उस पर शुरिकन ब्लेड से अटैक हो जाता है। साथ ही साथ जोंगहुई उसके सामने कूद चुका था। देखते ही देखते जोंगहुई और उसके साथियों ने उसका रास्ता ब्लॉक कर लिया। चांगशिंग उन लोगों से कहने लगा कि जहाँ तक मैं रूल्स को याद कर पा रहा हूँ, ये राउंड कोई मार्शल कॉन्टेस्ट नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने बेवजह मेरे साथ फाइट करनी चाहिए। जिस पर जोंगहुई जवाब देते हुए कहने लगा कि ये सारी गलती तो तुम्हारी है, तुमने खुद होकर हर एक जीनियस को चैलेंज किया था। तुम्हारे फॉल्स क्लेम की वजह से हर एक जीनियस तुम पर नाराज है। इतना ही नहीं, लिंग फेई ने तो सिग्नल भी रिलीज कर दिया था, जिसके एक्सप्लोड होते साथ ही हर एक कल्टीवेटर उसी डायरेक्शन में भागने लगा। वो लोग कह रहे थे कि चलो उस घमंडी चांगशिंग को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। ये सब देखकर सीनियर मोयुन थोड़ी सी हैरान थी। वो कहती कि ये लोग मेज में पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पर लीशान सोर्सेक का मास्टर कहने लगा कि रूल्स में सिर्फ एग्जिट को ढूंढने का काम दिया था, बैटल का तो कोई जिक्र नहीं किया गया, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि इन कल्टीवेटर्स ने रूल को ब्रेक किया है। और वैसे भी ये सब हो रहा है चांगशिंग की घमंड की वजह से। उसने ही दुनिया के हर एक कल्टीवेटर को चैलेंज किया था। जो सुनकर मास्टर मिलिशा कहने लगे कि तुम्हारे दिल में इतनी नफरत हो चुकी है कि वो थोड़ी ही देर में एक्सप्लोड हो जाएगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग उस बच्चे को टारगेट क्यों कर रहे हो। यहाँ पर मास्टर जिन भी चांगशिंग से कहने लगा कि प्लीज इस मुकाबले को जीत लेना, मेरे पास जितना भी पैसा था वो सब मैं आप पर लगा चुका हूँ। अगर आप हार गए तो मैं सीधा रास्ते पर आ जाऊंगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सीधा रिवर में कूदकर जान दे दूंगा और फिर आप मुझे मछली जैसा बाहर निकालोगे। वही दूसरी तरफ बेटिंग हॉल के मास्टर भी सबको बताने लगे कि मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। कॉन्टेस्ट के दरमियान चांगशिंग पर कई सारे कैंडिडेट्स अटैक कर रहे हैं। अब ये सुनकर कुछ लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए, क्योंकि उन्होंने भी अपना ढेर सारा पैसा चांगशिंग पर लगा दिया था। और तभी टांग 36 का एक सर्वेंट गोल्ड का बॉक्स लेकर वहाँ पर पहुँच चुका था। वो कह रहा था कि मेरे यंग मास्टर का हुक्म है कि हम अभी भी चांगशिंग पर ही दाव खेलेंगे, जिसमें भी दम है वो चांगशिंग पर दाव लगाएगा, वरना जल्दी से यहाँ से रफा दफा हो जाओ। वही दूसरी तरफ चांगशिंग को सभी कल्टीवेटर्स ने चारों ओर से घेर लिया था। चांगशिंग दिल ही दिल में सोचने लगा कि शायद यही होली फादर का प्लान है। हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर मुझे सबका दुश्मन बनाया ताकि वो मेरी पावर्स को चेक कर पाए। खैर वैसे भी मैं अभी सिचुएशन से भाग नहीं सकता, तो क्यों ना मैं अपनी नई पावर्स का इन पर इस्तेमाल करूं। इसलिए वो भी फाइटिंग पोजीशन में आते हुए जोंगहुई को बुलाने लगा। जोंगहुई बता रहा था कि ये बंदा एक ऐसा लूजर है जिसने अभी तक अपनी बोन मैरो को भी रिफाइन नहीं किया। वहीं पर दूसरा बंदा कहता है कि मेरे ख्याल से इतने सारे लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, मैं तो अकेला ही इसे खत्म कर दूंगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने चांगशिंग पर अपनी तलवार से वार कर दिया, मगर चांगशिंग उसे डॉज करते हुए उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिससे तो वो बंदा मेज की दीवार पर जाकर पटक चुका था। साथ ही साथ चांगशिंग ने अपना ड्रैगन फॉर्म भी यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया। चांगशिंग तो इस फॉर्म में बड़ा ही डैशिंग लग रहा था। उसके इस फॉर्म को देखकर तो एल्डर्स भी हैरान हो गए। फॉर द फर्स्ट टाइम
चांगशिंग ने अपने इस फॉर्म को रिवील किया था। कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं इस बंदे ने कौन सी मैजिकल पावर का यूज किया होगा, जिस पर जोंगुई जवाब देते हुए कहने लगा कि इस बंदे के पास कोई ट्रू एसेंस मौजूद नहीं। बिना ट्रू एसेंस के तो ये बस एक कचरे का डिब्बा है, जल्दी से जाकर इस पर हमला करो। चांगशिंग ने देखा कि सारे कल्टीवेटर एक साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भले ही चांगशिंग के पास सेलेस्टियल वन की बॉडी थी, मगर अभी भी वो अपने ट्रू एसेंस को फ्रीली यूज नहीं कर सकता। उसका माइंड स्पेस पूरी तरह से फ्रीज है। तो चांगशिंग को अपनी स्टार फायर का इस्तेमाल करके इस बर्फ को पिघलाना होगा और ये पिघली हुई बर्फ ही इसकी ट्रू एसेंस बनेगी। इसलिए चांगशिंग ने अपनी सिटिंग इल्यूमिनेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी जगह पर आग लगा दी और अब उस आइस के मेल्ट होते साथ ही वहाँ का पानी ट्रू एसेंस में तब्दील हो गया। और अब हमें चांगशिंग का एक जबरदस्त अटैक दिखाया जाता है। वो अपने ट्रू एसेंस के एक ही पंच के साथ 5-6 बंदों को घायल कर चुका था। साथ ही वो अपने ओपोनेंट को बताने लगा कि मेरे पास ट्रू एसेंस है, बस मेरा ट्रू एसेंस तुम लोगों से थोड़ा सा अलग होगा। और इतना कहते साथ ही चांगशिंग ने उन लोगों की धुलाई करना शुरू कर दी। वो बड़े ही तेज रफ्तार के साथ अपने किक्स और पंचेस रिलीज करते हुए उन सभी लोगों को बुरी तरह से घायल करने लगा। जो भी बंदा उसके सामने आया वो 2 सेकंड भी टिक नहीं पाया। यहाँ पर चांगशिंग की रफ्तार भी काफी ज्यादा गजब की थी, कोई भी उसकी स्पीड को बीट नहीं कर सकता। वेल चांगशिंग को इन बंदों की ऐसी धुलाई करता हुआ देखकर जोंगुई और उसके साथी थोड़े से परेशान हो गए। हालांकि जोंगुई बताने लगा कि इस बंदे से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो जबरदस्ती अपने ट्रू एसेंस को फोर्ज कर रहा है। पता नहीं इसने कौन सी मैजिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन इसका चांगशिंग को ही नुकसान उठाना होगा। बस तुम देखते जाओ कि कैसे थोड़ी देर में एग्जॉस्ट हो जाएगा। और वहीं पर चांगशिंग ने अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया। इस एनर्जी को देखते साथ ही ली शान सोर्ड सेक का मास्टर तो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वहीं पर होली फादर बताने लगे कि इस बंदे के पास ड्रैगन ब्लड फिजिक है। हजारों सालों में ये सेकंड बंदा है जिसके पास ऐसी फिजिक होगी। जो सुनते साथ ही मोयुन उनसे पूछते कि होली फादर, क्या चांगशिंग ने अपनी बॉडी को ड्रैगन ब्लड से रिफाइन किया है? और इसका जवाब दिया मास्टर मिलिशा ने। वो कह रहे थे कि इस दुनिया में एक ही ऐसा बंदा था जिसने अपनी बॉडी को ड्रैगन ब्लड से रिफाइन किया। उसे हेवन के अंडर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल दिया गया। उस बंदे का नाम था जाओ दोफू और चांगशिंग के पास भी उसी की जैसी ब्लेसिंग है। मेरे ख्याल से टोंग पैलेस के अंडरग्राउंड जाने के बाद चांगशिंग को काफी अच्छा ट्रेजर मिला है। कुछ लोगों ने उसे जानबूझकर वहाँ पर ट्रैप किया था ताकि वो वहाँ मौजूद ड्रैगन के हाथों मारा जाए, मगर चांगशिंग ने तो ये बाजी ही पूरी तरह से पलट के रख दी। वही दूसरी तरफ चांगशिंग के एक ही पंच में न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर घायल हो गए। उन्हें लगा ही नहीं था कि चांगशिंग उनकी इतनी जबरदस्त तरीके से धुलाई करेगा। और ये सब देखकर जोंगुई को गुस्सा आने लगा। वो अपने साथियों से कहता है कि हम इस कचरे के डिब्बे को इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हरा नहीं पाए। अगर तीसरे राउंड में हमें अपनी इज्जत बचानी है तो इसे हराना पड़ेगा। इसीलिए अब बाकी बचे सारे कल्टीवेटर्स उस पर टूट पड़े। वही दूसरी तरफ हम चांगशिंग के साथियों को देख पाते हैं जो कि डिवाइन कॉन्शियसनेस मेज के बाहर आ चुके थे। और तभी उनकी नजर पड़ी उस मिस्टीरियस बंदे पर जो कि हवा से भी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था। जो देख टंग 36 कहने लगा कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा, ये बंदा हमारे चांगशिंग को काफी तगड़ी टक्कर देने वाला है। मगर उन्हें फिक्र थी कि चांगशिंग फिलहाल कहाँ पर होगा। इधर चांगशिंग ने लिंगफिंग पर एक बहुत ही खतरनाक लात जड़ दी जिससे तो बंदी एक ही सेकंड के अंदर पास आउट हो गई। जोंगुई देखता है कि चांगशिंग के सामने कोई भी बंदा एक सेकंड के ऊपर टिक नहीं पा रहा था और उतने में ही चांगशिंग पर बैकलैश होना शुरू हो गया। उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। वो समझ जाता है कि उसने अपनी स्टारलाइट को ढेर सारी मात्रा में बर्न करने की वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया। अगर वो और ज्यादा इस पावर का इस्तेमाल करेगा तो उसकी बॉडी के एक्सप्लोड होने के चांसेस थे। वही दूसरी तरफ होली फादर भी इस सिचुएशन को समझ गए थे, इसलिए वो तुरंत ही अपनी जगह से उठ जाते हैं। वही दूसरी तरफ जोंगहुई चांगशिंग की हालत खराब होता हुआ देख काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि मुझे पता ही था स्टार फायर तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से डैमेज कर देगी। तब तक और भी कुछ बंदे वहाँ पर आ चुके थे। उन सब ने एक साथ मिलकर ही चांगशिंग पर अटैक रिलीज कर दिए। चांगशिंग के पास इन सभी हमलों को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं था और उतने में ही होली फादर अपने प्लांट को वाटर करते हुए कहने लगे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए इसे पानी देना अक्सर भूल जाता। और उन्होंने जो वाटर उस पौधे को दिया वही बारिश
बारिश बनकर सीक्रेट realm में बरसने लगता है। इस वाटर में ऐसी डिवाइन पावर थी जिसे चांगशिंग की बॉडी पर लगी हुई आग बुझ जाती है, जिसके चलते वो फटाफट से अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे डेस्टिनी स्टार प्योर अनब्लेमिश कहा जाता था, जिसके चलते चांगशिंग की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो गई। उसके एक ही पंच में कई सारे एनर्जी ट्रिबुलेशन रिलीज हो रहे थे। साथ ही साथ उसने चांगशोंग की शुरिकन अम्ब्रेला का यूज करते हुए लिंग फेयू को पीछे की तरफ पुश कर बेहोश कर दिया। साथ ही गोल्डन निडल का इस्तेमाल करके उसने जोंगहुई के एक और चमचे को नॉकआउट कर दिया। ये सब देखकर ही जोंगहुई की तो मानो खून में ही आग लग गई। वो कह रहा था कि मैं कभी तेरे जैसे लूजर के सामने हार नहीं मानूंगा। और फिर यहाँ पर उसने अपनी एक और स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसे रात स्लॉटर कहा जाता था, जिसके चलते वहाँ पर एक जायंट मास्क फॉर्म होकर सीधे चांगशिंग पर अटैक करने रवाना हो जाता है। वहीं पर चांगशिंग उसे सबक सिखाने के लिए अपनी ड्रैगन ब्लेड लेकर तैयार था। और अब यहाँ पर चांगशिंग ने हेवन सीयरिंग सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए इस बंदे पर जोरदार हमला कर दिया। इन दोनों में खतरनाक क्लैश होकर जोंगहुई का मास्क ब्रेक हो जाता है। सो फाइनली चांगशिंग ने कई सारे लोगों को घायल करते हुए अपना रास्ता साफ कर लिया। और दोस्तों, इसमें हम होली फादर के योगदान को नहीं भूल सकते। उन्होंने वहाँ पर जो बारिश करी उसी वजह से चांगशिंग अपनी स्टार फायर को कंट्रोल कर पाया था। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है बारिश पुरानी धुल को मिटा देती। इधर बेटिंग हॉल वाले एल्डर सबको बताने लगे कि दोस्तों कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए। चांगशिंग ने अपने सभी ओपोनेंट्स को हराकर अपना रास्ता साफ कर लिया, जो सुनते साथ ही एक बंदा काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसने चांगशिंग पर बहुत बड़ा दाव खेला था। इधर मास्टर मिलिशा होली फादर से कहने लगी कि बच्चा तो चलता फिरता मिरेकल है, जिस पर दूसरी मास्टर कहने लगी कि चांगशिंग के पास ड्रैगन ब्लड फिजिक होने की वजह से वो अब क्यूशान को भी पीछे छोड़ देगा। जिस पर क्यूशान का मास्टर जवाब देता है कि ये तो होने से रहा, ऑलरेडी समय उसके हाथ से फिसल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये बंदा जीचेन टावर पर पहुंच पाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांगशिंग काफी तेजी के साथ उस टावर की तरफ भाग रहा था। साथ ही वो समझ गया था कि होली फादर ने वहाँ पर बारिश करके उसकी मदद की। अब उसके सामने जीचेन टावर तो था, मगर वहाँ जाने के लिए फ्लाई करना पड़ेगा, जो कि चांगशिंग नहीं कर सकता। और उतने में इस ट्रायल का एग्जामिनर मो जियो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो चांगशिंग से कहने लगे कि तुम काबिल तो हो, मगर जीचेन टावर तक पहुँचने के लिए तुम्हें इन वाइन्स को क्रॉस करना पड़ेगा, और वहाँ तक पहुँचने में तुम्हें आधे घंटे का वक्त लगेगा। उतना टाइम तो तुम्हारे पास है ही नहीं। इधर चांगशिंग के दोस्त काफी ज्यादा परेशान थे। वो कहते हैं कि अब समय खत्म होने की कगार पर है, मगर चांगशिंग का तो कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। उतने में ही लीशान सोर्सेक के बंदे वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे कि सेलेस्टियल वाइन पर चांगशिंग मौजूद ही नहीं, तो उसका इंतजार मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ 10 ब्रीदिंग तक का वक्त बचा है। इतने कम वक्त में तो कोई भी सुरमा यहाँ पर नहीं पहुँच सकता। और उतने में उन्हें व्हाइट क्रेन नजर आई, जो की जू युरोंग की स्पिरिचुअल बर्ड है। दरअसल चांगशिंग उस पर सवार होकर वहाँ पर पहुँच चुका था, जो देख जू युरोंग के बाप को गुस्सा आ गया। वहीं पर लीशान सोर्सेक का मास्टर भी तिल मिला गया। वो कहता है कि युरोंग इस बंदे की मदद क्यों कर रही, अगर वो परिंदा नहीं भेजती तो शायद ये हार जाता। वेल, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एंगेजमेंट की रात जब युरोंग ने सबके सामने चांगशिंग को अपना फियांसे बताया था, उसके अगले दिन चांगशिंग को उसका लेटर मिला, जिसमें युरोंग ने उसे बताया कि वो अपना दिल डाव पात के हवाले कर चुकी है, यानी कि वो किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं थी। साथ ही युरोंग ने बताया कि नानशी जाय में कुछ हुआ है, जिसके चलते युरोंग इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो चांगशिंग ने भी उसे एक लेटर लिखा, जिसमें उसने बताया कि मैं भी अपना फोकस कल्टीवेशन पर ही रखना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी नियति को बदल सकूं, और मैं जल्दी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आज के बाद मैं कभी तुमसे ना ही कोई उम्मीद रखूंगा और ना ही तुम्हें तंग करूंगा। और अब वो जीचेन टावर के सामने पहुँच गया था। वहाँ पर अनाउंस किया जाता है कि इस साल का डार्क हॉर्स बना है स्टेट रिलीजियस एकेडमी का चांगशिंग। इस बंदे ने अकेले ही 100 कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया। इसी वजह से तीसरे राउंड में सिर्फ 16 लोग बचे हैं। तो चलो देखते हैं कि इस बार के इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में कौन टॉप पोजीशन हासिल करेगा। और इसी अनाउंसमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।